थोड़ी बहुत हाथों में ऊर्जा बची हो और आंखों में शर्म बची हो तो मेरे सम्मान में भी तालियां बजा सकते हैं आप लोग। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करता हूं। अपने क्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं। मां शारदे के चरणों में पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। मंच का अभिनंदन करता हूं। और हमारे बर्थडे बॉय कहाँ गए, नजर नहीं आ रहे हैं। चेयरमैन साहब शायद केक छुटा आ जाइए। अच्छा, वो अभी केक बांटने की तैयारी कर रहे हैं। केक हो सकता है छुटा भी रहे हो, लोग पोत भी तो देते हैं। हाँ हाँ, तो एक बार आप तालियां बना करके थोड़ा सा माहौल बना दीजिए। देखो ये स्वागत। पहले भी मैंने शुरू में समझाया था कि तालियों का क्या महत्व है, पर भाई साहब कई बार ऐसे हमारे को तो रोज कवि सम्मेलन कभी कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी हिस्से में जाते रहते हैं। जरूरी नहीं हर जगह आप जैसे अच्छे श्रोता मिल जाए। और ये बात मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हमें हजारों की लाखों की भीड़ में कवि सम्मेलन पढ़ने की आदत है, परंतु ऐसे श्रोता मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिले जिन्होंने इतनी जीवंतता के साथ सुना। बढ़िया। और ये बात मैं हर कवि सम्मेलन में कहता हूँ। ये वो लोग हैं जो कविता से प्रेम रखते हैं। हाँ, जिनकी समझ में आ गई बजा दी, बाकियों को जल्दी नहीं है, कल परसों तक कभी भी बजा सकते हैं आप। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, कई बार हमारे को ऐसे अजीब अजीब अनुभव हो जाते हैं भाई साहब। वो एक कवि सम्मेलन में भाई साहब आगे सोफे पर बैठा, अब तो खैर भाई साहब तो अच्छा सुन रहे हैं, इनके लिए नहीं कह रहा। सोफे पर बैठा एक वीआईपी श्रोता चुपचाप पूरे कवि सम्मेलन में सूमड़ा सा बैठा रहा, ना हंसे ना ताली बजाए। मैंने पूछ लिया बाद में, मैं भाई साहब आपको मैंने इतनी अच्छी पंक्तियां सुनाई, आपने ताली क्यों नहीं बजाई? बोले मैं बड़ा आदमी हूं। मैं कि बड़ा आदमी हूं मतलब? बोले मैंने ताली बजाने के लिए लोग रखे हुए हैं। कि वाकई बड़ा आदमी। मैं कि चलो मैंने फिर हास्य की भी कविताएं सुनाई, चुटकुले सुनाए, आपने हंसे भी नहीं आप। बोले यार मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए भी लोग रखे हुए हैं। कि यार वाकई बड़ा आदमी है। 4 दिन बाद मुझे मार्केट में मिल गए, हाथ में उनके बंधा हुआ कंगन डोरा। मैंने कि भाई साहब क्या बात? बोले मेरी शादी हो गई, नई गाड़ी मिली है। मैं कि आपको बहुत बहुत बधाई। मैं कि शादी होगी पर आप हनीमून पर नहीं गए, क्या बात? आदमी रख रखे हैं। बोले यार बड़ा आदमी हूं, भूल जाते हो तुम। तो कम से कम इस महफिल में कोई मुझे ऐसा बड़ा आदमी नहीं मिलना चाहिए, सारे मुझे छोटे आदमी चाहिए मेरे जैसे। तो एक बार ताली पीटो ढंग से। हाँ, और एक कवि सम्मेलन में तो भाई साहब एक श्रोता, पूरे कवि सम्मेलन में भाई साहब उसका एक सिंगल पोज, ना हंसे ना ताली बजाए ना कोई फेस पे रिएक्शन, पूरे कवि सम्मेलन में एक ही पोज, ऐसे देख रहा हर कवि को। सारे परेशान, यार ये आदमी किसकी समझ में नहीं आ रही या हमें सुनानी नहीं आ रही। मेरा नंबर आया भाई साहब, मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी, 4 पंक्तियां पढ़ते ही वो ठाका मार के हंसा। मैं खुश हो गया। मैं यार मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है, जब इतने कवियों से ये आदमी हिला तक नहीं और मेरी 4 पंक्तियों पर ही हंस दिया। तो मैंने वहां पर आयोजक से कहा, मैं भाई साहब मेरा लिफाफा बढ़ा देना अब आप। देखो जिस श्रोता को कोई कभी हिला तक नहीं पाया उससे मैंने ठाका लगवा दिया। चेयरमैन साहब बोले भाई ये गूंगा बहरा है, ये तेरी कविता सुनकर नहीं ऐसा, तेरी शक्ल देखकर हंस दिया वो। ऐसे अजीब अजीब वाक्य हो जाते हैं भाई साहब हमारे पास। एक अजीब वाक्य आजकल महाराष्ट्र में हो रहा है। वो 50-50 के चक्कर में 100% नहीं गिने जा रहे उनसे। पहले उनका गठबंधन हुआ, क्यों? मैं बताता हूं आपको राज की बात कि क्यों सरकार नहीं बन पा रही है। स्वागत। मुझे लगा पीछे कोई महाराष्ट्र के ही लोग आ गए। शिवसेना के विधायक, शिवसेना भाजपा वाले यहीं तो इकट्ठे नहीं हो गए। देखो एक बात और स्पष्ट कर दूं, कोई भी यहां पर मैं राजनीतिक टिप्पणी करूं वो सिर्फ आपकी आनंद की दृष्टि से। ना तो मैं यहां भाजपा का आदमी हूं, अच्छा, ना ही कांग्रेस का आदमी हूं, और आदमी में मायावती का भी नहीं है। मैं हूं सिर्फ अपनी लुगाई का आदमी। हाँ, तो उसको आनंद की दृष्टि से ही सुनना। वो कहीं ये ना हो कि वो किसी कवि ने कहा था कि काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग, और शेर सुनने का सलीका जब उन्हें आया नहीं, फिर न जाने शायरों को क्यों बुला लेते हैं लोग। वाह, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और बस सिर्फ मजे लेने के लिए सुनना कि क्यों महाराष्ट्र में आज तक सरकार, देखो हरियाणा में 15 मिनट में बन गई सरकार, जबकि बहुमत भी नहीं था। यहाँ 18 दिन हो गए, अभी तक सींग फंसाए खड़े हैं दोनों जने, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। क्यों?
कि पब्लिक के अरमानों को हम वाह मिलकर ऐसा कूटेंगे, कि पब्लिक के अरमानों को हम मिलकर ऐसा कूटेंगे, जोंक तलक भी शर्मा जाए ऐसे इनको चूटेंगे, और लूट पाट का सारा ठेका तुमने नहीं लिया है जी। झगड़े की जड़ कि लूट पाट का सारा ठेका तुमने नहीं लिया है जी, दोनों की है हिस्सेदारी, सही कहा। 50-50 लूटेंगे, दोनों की है हिस्सेदारी, 50-50 लूटेंगे, दोनों की है जब तक 100% ताली नहीं मिलेगी 50-50 पे अटका रहूंगा मैं भी, कि दोनों की है हिस्सेदारी, 50-50 लूटेंगे। और एक शोर मचा था भाई साहब पीछे कई दिनों तक, कई महीनों तक, चौकीदार पूरे देश में सबको एक ही बहम हो रहा था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जिसे देखो बाबूजी मैं भी चौकीदार। वो एक हमारा पड़ोसी, वो एक दिन सुबह सुबह उसके भी भूत चढ़ गया, सुबह सुबह उठ करके बोला मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। उसकी माँ ही निकल के बाहर एक मारा गाल पे रैपटा, बोली रात से तेरी बहू घर में आई नहीं और तू कह रहा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। बोलो पहले अपने बहू की रखवाली कर ले फिर देश की करियो। कि तेरा साथ मिला है जब से सब कहते हैं सरकार हूं मैं, जिसको भी तू मिल ना पाई वो बोले बेकार हूं मैं। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में एक मुद्दा छाया हुआ था चाय वाला, और 2019 में चाय वाले को रिप्लेस कर दिया चौकीदार ने। यानी कि भाजपा वालों को भी और सबको चाय वालों से नफरत होगी, इतनी नफरत होगी। आज इतनी देर से कवि सम्मेलन चल रहा है, कवियों के लिए एक बार भी चाय तक नहीं आई मंच पर। नहीं भाई साहब छिक जाते हैं कवि, चाय वाले बार बार आके मुंह में डाल के जाते, लो चाय पियो चाय पियो। अभी तक चाय नहीं मिली हमें, कोई बात नहीं, पर साहब का बर्थडे तो हम तो इसी में खुश हैं। साहब फोन कि कर रहे हैं। तेरा साथ मिला है जब से सब कहते, चाय मंगवाने जा रहे हो, साथ में कुछ बिस्कुट नाश्ता भी मंगवाना, अकेले भूख भी लग रही है। मैं तो कह रहा जो भी तेरा साथ मिला है जब से सब कहते हैं सरकार हूं मैं, जिसको भी तू मिल ना पाई वो बोले बेकार हूं मैं, और तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है, तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है, तेरे गालों पर जो तिल है उसका चौकीदार हूं मैं, तेरे गालों पर जो तिल है। और ये बार बार कह रहा कई देर से कि हरियाणा से आया, हरियाणा से आया। अब हरियाणा तो ऐसे कह रहे जैसे मैं कहीं विदेश से आया हूं पासपोर्ट वीजा लगवा करके। हिंदुस्तान का हिस्सा है भाई साहब, हरियाणा कहीं बाहर से नहीं आया हूं। और ये जबरदस्ती ना हरियाणा वालों को ऐसे पेश करते जाने बिल्कुल बावड़ा आदमी आ गया हो, दिखते ही हैं मेरी तरह, होते नहीं है बिल्कुल भी, ये यकीन मानना। क्या है हरियाणा वाले, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं। स्वागत है। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस, जहां बिल्कुल सीधे लोग होते हैं, दिख रहा है वो तो, जलेबी की तरह। हाँ दिख रहा है वो तो सामने। हाँ वो जैसे आज यहाँ पे फंक्शन हो रहा है आपके कॉलेज में, मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। जब मैं पढ़ा करता था उस समय एक फंक्शन हुआ था हमारे कॉलेज में भी, और उसमें एक नाटक हुआ, और उस नाटक में एक लड़की ने बुआ का रोल किया। अगले दिन से लड़कों ने उस लड़की का जीना आराम कर दिया। जो कोई देखे बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। लड़की परेशान होगी, गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल भी उसको देखते, हाँ जी बुआ जी बताइए क्या काम है। उसको लगा यहाँ तो किसी ने पूरे कुएं में ही भांग मिला दिया। खैर प्रिंसिपल साहब संभले, उन्होंने कहा नहीं बेटा बताओ क्या बात है। बोला सारे लड़के मेरे को छेड़ते, जो भी कहीं देखो बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, मैं तो परेशान हो गई। प्रिंसिपल साहब बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं अभी लड़कों को समझाता हूँ। सारे लड़कों को इकट्ठा किया, उस लड़की को लेकर के गए। बोला भाई पहले तो जो भी लड़का इस लड़की को बुआ जी बोलता, खड़े हो जाओ सारे एक बार।
सारे के सारे खड़े हो गए। प्रिंसिपल साहब ने देखा, अरे यार ये तो कमाल हो गया। फिर उन्होंने देखा एक कोने में एक छोरा चुपचाप बैठा हुआ, नजरें झुकाए। प्रिंसिपल साहब खुश, यार चलो एक बच्चे में तो संस्कार जिंदा हैं, किसी से तो उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा शाबाश बेटा, खड़े होकर के इन सबको बताओ तुम इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते। बोला जी मैं इनका फूफा था। सही है, बढ़िया। बोला जिस नाटक में इस लड़की ने बुआ जी का रोल प्ले किया था, मैंने फूफा का रोल किया था। गलत मत समझना। हाँ, ये वही फूफा जी सामने कि खड़े हैं। सीधे साधे लोग जहां, बुआ चुप हो जा थोड़ी देर। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। अच्छा लोग ही नहीं भाई साहब, पशु पक्षी तक। वो दिल्ली में एक ताऊ तोता बेच रहा। एक दिल्ली का सूटेड बूटेड जेंटलमैन टाइप आदमी आया, बोला ताऊ तोता कितने का? बोला 50,000 का। बोले यार तैने अच्छी लूट मचा रखी, 50,000 का तोता होता है। बोले इस तोते में खूबियां इतनी है। बोले क्या खूबी है इसमें? बोले ये 3 भाषाएं जानता है। बोला क्या? बोले ये इंग्लिश जानता है और ये हिंदी जानता है और सबसे बड़ी खूबी ये हरियाणवी भी जानता है। बोले यार फिर तो वास्तव में तोता अपने आप में अद्भुत है, पर मैं इसका टेस्ट लूंगा, तेरी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। अगर ये टेस्ट में पास हो गए 50,000 में तेरा तोता मैं खरीद लूंगा। बोले ठीक है भाई। उन्होंने कहा टेस्ट लो। तो उन्होंने तोते से सवाल किया, बोले व्हाट इज योर नेम? तोते ने तुरंत जवाब दिया, बोला सर माय नेम इज मिट्ठू। उन्होंने अगला सवाल किया, बोले तुम्हारा नाम क्या है? तोते ने फिर तुरंत जवाब दिया, श्रीमान जी मेरा नाम है मिट्ठू। उन्होंने कहा, तोता वाला बोला भाई होगी तसल्ली? बोला नहीं अभी हरियाणवी में भी पूछूंगा। बोला मत पूछ। बोला नहीं मैं तो पूछूंगा। बोला फिर कर तसल्ली अपने रिस्क पर। बोला अरे तेरा नाम कैसे है? तोते ने फिर तुरंत जवाब दिया, बोला तेरी माँ का कसम। बोले यार तेरे को हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया, तेरी नाम ही समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी हरियाणवी में नाम बदल जाएगा। तो ये आनंद है हरियाणा का कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। वो एक आदमी के घर में चोर घुस गया भाई साहब। अब वो अचानक आदमी की खुल गई आंख। उसने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक चोर है, हाथ में चक्कू ले रखा है उसने। वो तुरंत खड़ा हो गया, उसने सोचा रिस्क नहीं लेना। बोला भाई साहब चोर भाई साहब ऐसा है, ये रही चाबी तिजोरी की, जो ले जाना है ले जाओ, बस हमें बख्श दो। चोर बोला भाई हम ऐसे हराम की नहीं खाते, हमारे जो डेरा है उसका एक कानून है कि हम जहां भी चोरी करने जाते हैं एक आदमी का कत्ल जरूर करके आते हैं। अच्छा। बोला अच्छा। बोला भाई अगर तुम्हारे डेरे का कानून है तो हमारे परिवार की भी परंपरा है, लेडीज फर्स्ट। बोला ये ले जा। तो वो चोर ने उससे पूछा, बोला जी आपका नाम क्या है? मरने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। उसने बताया, बोले मेरा नाम है शकुंतला। कुंतला। तो चोर उस तुरंत उसके पैरों में लेट गया। बोला मुझे माफ कर दो। बोले क्या बात हुआ? तो बोले वो चोर बोला भाई मेरी माँ का नाम भी शकुंतला है, तो इसलिए शकुंतला नाम की किसी औरत को मैं नहीं मारता। उन्होंने फिर उसकी तरफ देखा, बोला भाई तू ही आ जा गया। बोला भाई चोर बेशक मार ले, मेरे को चक्कू चार, मेरा नाम ही पंकज है, परंतु सारे मोहल्ले वाले प्यार से मुझे भी शकुंतला ही कहते हैं। सीधे साधे लोग जहां। अच्छा डॉक्टर भी बहुत कमाल है भाई साहब। वो एक मरीज चला गया डॉक्टर के पास, बोला जी देखना मेरे पैर एकदम सारी पैर नीला रंग चढ़ गया। डॉक्टर ने मुआयना किया उसका ध्यान से, बोला अरे अरे तो जहर चढ़ रहा है तेरे पैर में, काटनी पड़ेगी नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, मर जाएगा। अब जान है। उसने सोची टांग जा रही है, जाने दे। टांग कटवा दी गई उसकी, ऑपरेशन हुआ, अपना चला गया। 2 महीने बाद फिर आ गया वो, बोला डॉक्टर साहब दूसरी टांग में भी पूरा सारा नीला हो रहा है। डॉक्टर ने फिर ध्यान से देखा, बोला भाई तेरी तो जीन्स ही रंग छोड़ रही है। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा कि गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया। बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। ये अलग बात है, आजकल बाबा रामदेव लाला रामदेव बन चुके हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बंद करवा चुके हैं। वो एक दिन मेरे को मिल गए एयरपोर्ट पर, बोला भाई मैंने नया टूथपेस्ट निकाला, पतंजलि टूथपेस्ट। मैं कि इसमें क्या खूबी है? बोला इसमें ज्वात्रा है, फलाना है, दिकाना है, लौंग है, इलायची है। मैं कि एक बात बताओ, मुंह में मंजन करना है, हवन करना है? कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां,
हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और गीता जी का ज्ञान दिया कल्पना ने मान दिया, बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। और लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में आपको लगे कि मैंने ठीक से हरियाणा को परिभाषित कर दिया, तो आप सभी के आशीर्वाद की तालियां मांगता हूं कि लक्ष्मी की रागणी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। सदा नंबर 1 ही रहा, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। और भाई साहब हरियाणा की पुलिस भी नंबर 1, बिल्कुल सही बात। 100 नंबर घुमाओ तुरंत आ जाएगी शू 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 करती, और 100 रुपए दो तुरंत चली जाएगी टू 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 करती। बिल्कुल। और मैं फरीदाबाद से आया हूं, फरीदाबाद की पुलिस हरियाणा में भी नंबर 1, पूरे हरियाणा के जितने जिले उनमें नंबर 1 पे। क्यों? 100 रुपए देने की भी जरूरत नहीं, जो दो उसी में खुश। अच्छा, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। मैं घर से निकला स्कूटर लेके, जल्दी में हेलमेट पहनना भूल गया मैं, तीसरी रेड लाइट पर ही मेरे को पकड़ लिया, बोले भाई आजा चालान कटेगा। मैं जी बाबूजी गलती होगी। बोले गलती होगी तभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, चालान तो कटेगा ही आज। मैं जी देख लो कुछ। बोले क्या देख लूं? मैं जी बताओ कुछ सेवा पानी। फिर बोला चला 500 रुपए दे। फिर मैंने पर्स निकाल के दिखा दिया, मैं जी देख लो 20 रुपए पड़े, लेने ले लो, नहीं तो मेरे को जो करना करो, अब क्या करूं मैं। उन्होंने पहले तो देखा कल्डा कल्डा मेरी तरफ, फिर 20 रुपए लेकर के बोला अच्छा चल जा, पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं। मैं कि सुबह सुबह आ तो जाते, मेरे को जाना बहुत दूर, आगे कोई तुम्हारा रिश्तेदार मिल गया तो मेरे पास 20 रुपए भी नहीं देने के लिए, फिर वो अंदर ही कर देगा, तो उसका इलाज बताओ कुछ। बोला अच्छा एक काम कर, कान में बोला धीरे से, ऐसे कोई मिल जाए ना तो उसको बोल दियो पेप्सी। मैं कि ठीक है जी। मैं निकला आगे, कुदरती 4 रेड लाइट के बाद फिर नाका लगा के खड़े। बोला भाई आजा, हेलमेट नहीं है चालान कटेगा। मैंने कहा पेप्सी। बोला अच्छा ठीक है जा। मैं कि यार ये तो अपने हाथ पासवर्ड लग गया। अगले दिन भाई साहब मैं जान के हेलमेट नहीं पहन के गया। अच्छा। यार जब अपनी जेब में पेप्सी है, मैं क्यों किसी के बाप से डरूं। आगे मेरे को उस दिन फिर पकड़ लिया पुलिस वालों ने, बोला आजा भाई चालान कटेगा। मैंने भी छाती 56 इंच फुला करके कहा पेप्सी। वो बोला घना श्याणा मत ना बने, आज लिमका है, कहाँ पेप्सी लिए घूम रहे थे। देखो दोस्तों, ये सिर्फ ना हंसने हंसाने के लिए, इसके अलावा और कोई इसका प्रयोजन नहीं था। मैं दिल से बहुत सम्मान करता हूं वर्दी वालों का, चाहे वो पुलिस की वर्दी में यहाँ पर खड़े हों या फिर फौजियों की वर्दी में हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, यहाँ पर पुलिस की वर्दी में हम सबकी हिफाजत करते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं और बताना चाहता हूं कि कौन है ये वर्दी वाले। वाह, स्वागत है। रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है। वाह, कि रहे अडिग सीना ताने सीमा पर लड़ती वर्दी है। अविरल जनभू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है। विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है। 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती है वर्दी है। सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है। बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है। कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है। कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से गिरती वर्दी है। और दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती। वाह वाह, बड़ी बात है। वाह, दुश्मन की औकात नहीं अपनों से मरती वर्दी, अपनों से मरती वर्दी है। वाह, और दुश्मन की छाती पर चढ़ जो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते हैं। क्या करते हैं हम उनको? एक नौकरी दे दी, एक पेट्रोल पंप दे दिया, और उसके बाद उनका शाब्दिक अपमान कितना करते हैं। कोई भी नेता आकर के बोल जाता है ये बलात्कारी है हमारे फौजी, कोई भी आकर के कश्मीर की घाटी में उन पर पत्थर बरसा करके चला जाता था, राजनीति हमेशा खामोश रह जाती थी। तब कहता हूं कि दुश्मन की छाती पर चढ़ जो सिंह समान गरजते हैं, अपने घर में ही पाने को वो सम्मान तरसते हैं। भारत भूखी रक्षा खातिर अपना सब जो वार गए, सिर्फ तुम्हारे बोल बचन जीते जी उनको मार गए। जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है, जब तक जिए वर्दी पहनी ओढ़ा आज तिरंगा है। और तेरा क्या है खादी वाले, तू तो अरे वाह वाह वाह, तेरा क्या है खादी वाले, तू तो हरदम नंगा है। सारी बात सही है भाई साहब। ये इसलिए मैं ये बात कह रहा था क्योंकि यहाँ पर जो हम इस तरह के आज उत्सव मना पा रहे हैं, वो इसलिए मना पा रहे हैं कि कहीं कोई वर्दी वाला हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है और हमें ये विश्वास है कि हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं हो सकता है, इसलिए।
और हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पर चेयरमैन साहब का भी पूरा परिवार यहाँ पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित था, परंतु उन लोगों को सालों साल हो जाते भाई साहब, छुट्टी नहीं मिलती, अपने परिवार की शक्ल देखने को नहीं मिलती। एक बार जोरदार तालियां उन सैनिकों के लिए। वाह वो हमारे गांव का एक फौजी था रामफल, वो चला गया अपने साहब के पास, बोला साहब छुट्टी चाहिए। साहब बोले भाई किस बात की छुट्टी? बोला जी घर से टेलीग्राम आया, मेरा बाप मर गया। अब बाप मर गया तो कोई मना नहीं कर सकता। बोले ठीक है भाई जा तू छुट्टी पे। 3 महीने बाद फिर आ गया रामफल, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की छुट्टी? बोला जी मेरी माँ मर गई। साहब ने कहा अभी तो तेरा बाप मरा था। बोला हाँ फिर क्या हो गया, माँ नहीं मर सकती क्या उसके बाद? साहब को डाउट हो, उसकी फाइल मंगवा ली, देखा तो भाई साहब पिछले 3 साल से हर तीसरे महीने कभी बाप मर गया, कभी माँ मर गई, बाप मर। उन्हें यार तू यार अजीब आदमी है, तू अपने माँ बाप का इस्तेमाल कर रहा है छुट्टी के लिए, तू तेरे जैसा नीच इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। रामफल बोला साहब आप गलत समझ रहे हो, मेरी समस्या समझो, आप सिर्फ छुट्टी का रोना रो रहे हो। बोले तेरी क्या समस्या है? बोला पहले मर गया था मेरा बाप, तो फिर मेरी माँ ने कर ली दूसरी शादी, वो लिया ही नया बाप। अब फिर मर गई मेरी माँ, फिर वो नए बाप ने फिर शादी कर ली, वो नई माँ ले आया। बोला कभी बाप मर जाता है कभी माँ मर जाती है। बोला एक तो एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट लाते हैं, वो समय से पहले एक्सपायर हो जाता है। आपको छुट्टी की पड़ी, ये सोचो हर तीसरे महीने मुझे उनका काज भी करना पड़ता है, मेरी सारी तनख्वाह तो उसी में ही चली जाती है। साहब ने कहा यार तू बड़ा अजीब आदमी है, उन्होंने धमका के भगा दिया। पर रामफल को तो चैन नहीं छुट्टी के बिना, वो तुरंत फिर 4 दिन बाद फिर चला गया। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को, पैरों में लौट गया। बोला साहब बहुत जरूरी काम है, छुट्टी चाहिए। तो साहब ने कहा चल ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तेरे से एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का तूने ठीक जवाब दे दिया तो छुट्टी मिल जाएगी। बोला जी पूछो सवाल। बोला ये बता, उन दिनों फिल्म आई थी बाहुबली की पार्ट 1, तो बोला ये बता कि वो बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? तो रामफल बोला साहब बता दूंगा, नाराज मत होना। बोला बिल्कुल नाराज नहीं होगा, बता तू। बोला कटप्पा ने बाहुबली से छुट्टी मांगी थी। रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह जा पहुंचा साहब के पास। रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त एक दिन सुबह सुबह जा पहुंचा साहब के पास। बोला साहब कल ही आई है घर से चिट्ठी, जरूरी काम है, मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। और अब तक साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब अपना रामफल भी कम नहीं था कलाकार, उसने बिल्कुल नहीं मानी हार, और सुबह तक का तो बिल्कुल नहीं किया इंतजार। शाम होते होते पट्टे ने कमाल कर दिया, साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। अब टैंक देखकर साहब हुए हैरान, बोले भाई रामफल आज तुझे गया मेहमान, जहां बॉर्डर पर दिन के उजाले में भी परिंदे तक डरते हैं, भरते हुए परवाज, नहीं चली कोई गोली और नहीं सुनी बम की आवाज, और तू तो दिन दहाड़े ही पाकिस्तान का पूरा टैंक उठा लाया, क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर चुकाया है। साहब बोले क्या बकवास करते हो, खुलकर बताओ, ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। उनके साहब पर भी छाई हुई थी खुमारी, या यूं समझ लो कि आपके जैसी ही थी बीमारी। बोला पिछले ही महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी, और उसकी मजबूरी समझकर हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। और आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक पहुंचाकर अपना पुराना कर्ज चुकाया। सुनते ही साहब की आंखें हो गई गुस्से से लाल। बोले रामफल क्या दुश्मनों से मिली भगत का तुमको बिल्कुल नहीं मलाल? रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। यारी दोस्ती अपनी जगह, वतन परस्ती अपनी जगह, दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, कि दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, और कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी। वाह। बोला दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी। यारी में अगर मांगा दूध तो
खीर देंगे और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे। वाह वाह वाह। और जब कश्मीर का जिक्र आ गया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो अभी देश में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, वर्तमान सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसको सभी लोग अभी तक असंभव समझते आए थे, जो 370 और 35 से हटा करके कश्मीर को भारत का वास्तविक अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। मैं चाहूंगा इस विषय पर भी चंद पंक्तियां रख करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूं और इस कार्यक्रम के स्थगन की घोषणा करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चंद पंक्तियां इस विषय पर भी कहूं तो एक बार आप मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए। अंतिम कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। स्वागत है। कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी। हमें बार बार ये जताना पड़ता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या कभी ये कहना पड़ा कि राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है, या ये कहना पड़ा कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है, या दिल्ली भारत का अभिन्न अंग है, या उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? क्यों? क्योंकि सिर्फ जो 370 की लकीर थी वो चीजों को एक अलग दृष्टिकोण देती थी कि केसर की घाटी अपनी होकर भी लगी पराई थी, कश्यप की भूमि पर कैसे नागफनी उगाई थी, स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों, समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों। वाह वाह। कि स्वर्ग से सुंदर इस वसुधा पर बीज पाप के बोए क्यों, समझौतों के बोझ निरंतर बरस 72 ढोए क्यों। काश कोई तो हिम्मत करता आगे कदम बढ़ाते तो, अनुच्छेदों की आड़ में दुबके चूहों को धमकाते तो, रोज तिरंगे में लिपटे जब शव सैनिक के आते थे, रोज तिरंगे में लिपटे जब शव सैनिक के आते थे, और हम पत्थरबाजों को मौन खड़े सह जाते थे। वाह वाह वाह। और हम पत्थरबाजों को मौन खड़े सह जाते थे। समझौतों से बंधी थी दिल्ली सेना को लाचार किया, क्यों नहीं किसी ने ठीक से इसका कभी कोई उपचार किया। कि समझौतों से बंधी थी दिल्ली सेना को लाचार किया, क्यों नहीं किसी ने ठीक से इसका कभी कोई उपचार किया। कौन हाथ छत्ते में डाले सोच सभी घबराते थे, सच्चाई से जानबूझकर नजरें रोज चुराते थे। कि कौन हाथ छत्ते में डाले सोच सभी घबराते थे, सच्चाई से जानबूझकर नजरें रोज चुराते थे। तभी 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 वक्त ने करवट बदली, दिल्ली को नया सरदार मिला, मात भारती की आंखों में सपनों का संसार खिला। वाह वाह वाह। बड़ी बात। तभी वक्त ने करवट बदली, दिल्ली को नया सरदार मिला, मात भारती की आंखों में सपनों का संसार खिला। आज तलक जो हुआ नहीं पल भर में कर दिखलाया है, अनुच्छेदों की काट बेड़ियां माता को तिलक लगाया है, और हिम शिखरों से हिंद महासागर तक एक विधान हुआ, भारत भूखा आज तिरंगा केवल एक निशान हुआ। वाह वाह। कि हिम शिखरों से हिंद महासागर तक एक विधान हुआ, भारत भूखा आज तिरंगा केवल एक निशान हुआ, और अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है, मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सीना है। वाह वाह। बड़ी पहल। वाह। कि अपने पौरुष के ही दम पर सीख लिया अब जीना है, मोदी ने फिर सिद्ध किया कि 56 इंची सीना है। दोनों गालों पर थप्पड़ खा चुप रहने के अब आदि नहीं, 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी। वाह वाह। कि दोनों गालों पर थप्पड़ खा चुप रहने के अब आदि नहीं, 47 में जैसे थे अब वैसे गांधीवादी नहीं। भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है, भीतर या बाहर कोई कहीं भी किसी गुमान में ऐठा है। याद रहे दिल्ली में अब तो बाप तुम्हारा बैठा है। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम 4 पंक्तियां देकर के, बस अंतिम 4 पंक्तियां देकर के, भले ही आप मेरा कोई चुटकुला, मेरी कोई लफ्फाजी और कोई भी बात याद रखे ना रखे, अंतिम 4 पंक्तियां आदरणीय चेयरमैन साहब को पुनः जन्म दिवस की और इस संस्थान के संस्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ ये 4 पंक्तियां संदेश की देना चाहता हूं। इसे आप अपने साथ लेकर के जाइएगा कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिलें। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हो, परंतु ये ना हो कि इन नेताओं के चक्कर में भाई भाई आपस में लड़ाई कर बैठे। कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर हम मिलें, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिलें, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिलें, मुस्कुरा दे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। वाह।